नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। आज की इनसाइड स्टोरी की शुरुआत दुष्यंत कुमार की दो लाइनों के साथ। दुष्यंत कुमार की एक कविता है, उसकी दो लाइनें आपको सुनाता हूं। दरअसल कुछ यूं कहा गया है कि तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं है, कमाल यह है कि तुमको फिर भी यकीन नहीं है। दरअसल सवाल यह है, राजस्थान की राजनीति में क्या महेंद्रजीत सिंह मालवीय, जो कि हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं, आदिवासी वर्ग के एक बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते थे, क्या उनकी राजनीतिक जमीन खिसक गई है और अब उस राजनीतिक जमीन को वापस कैसे हासिल किया जाए, इसी छटपटाहट में महेंद्रजीत सिंह मालवीय बौखलाए बौखलाए से नजर आते हैं क्या? यह मैं क्यों कह रहा हूं, यह आपको आगे बताऊंगा। इसके अलावा राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का सत्ता में आते ही क्या सुर बदल गए हैं? क्या उनकी राजनीति का तरीका बदल गया है? क्या उनके राजनीति के मुद्दे बदल गए हैं? क्या जन सरोकार किरोड़ी लाल मीणा से, जिस पर वो राजनीति करते थे, क्या वो पीछे छूटता नजर आ रहा है? यह भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा खबर कांग्रेस पार्टी के भीतर से भी है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक तरीके से तैयारियों की सियासी चढ़ाई की शुरुआत सचिन पायलट के गढ़ से की है, दौसा से की है। लेकिन वहां पर जब कांग्रेस के तमाम दिग्गज जो हैं इकट्ठा हुए तो कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आई कि आपसी मतभेद के तार जो हैं वो फिर से बजते दौसा में नजर आई। ये तमाम चीजें आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात महेंद्रजीत सिंह मालवीय की। हमने आपको पहले इनसाइड स्टोरी में बताया था कि किस तरह से उनकी तैयारी दिल्ली में बीजेपी के बड़े मंच से पार्टी ज्वाइन करने की थी, लेकिन अमित शाह से मुलाकात के बाद मामला पलटा। मालवीय को बड़ा झटका लगा तो मजबूरन जयपुर आकर उन्हें बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी। वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया क्योंकि अपने सियासी ताकत के टेस्ट में फेल हो गए थे महेंद्रजीत सिंह मालवीय। कई नेताओं को साथ में बीजेपी ज्वाइन कराने की बात थी, लेकिन एक भी नेता साथ में ज्वाइन नहीं करा पाए और शायद इसी वजह से अमित शाह ने कहा कि आप जाइए जयपुर और वहां से पार्टी ज्वाइन कीजिए। लेकिन अब उसी सियासी ताकत को, उसी सियासी जमीन को वापस खोजते नजर आ रहे हैं, छटपटाए से घूमते नजर आ रहे हैं महेंद्रजीत सिंह मालवीय। बांसवाड़ा में कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में तमाम नेता इकट्ठे हुए, अपने समर्थकों को बीजेपी ज्वाइन कराते भी, छुटभैया नेताओं को महेंद्रजीत सिंह मालवीय बीजेपी ज्वाइन कराते नजर आ रहे हैं, ताकि बीजेपी में संदेश चला जाए कि देखिए किस तरीके से वो अपने साथ समर्थकों की एक भारी भीड़, नेताओं की एक भारी भीड़ लेकर आ रहे हैं। लेकिन कोई भी बड़ा चेहरा इनमें शामिल नहीं है और वो संदेश जा नहीं पा रहा कि देखिए मेरे साथ एक बड़ी पॉलिटिकल ताकत है। लेकिन अब जिस तरह के उनके बयान हैं वो उनकी छटपटाहट को साफ दिखा रहा है। एक वीडियो आपको दिखाते हैं जिसमें हालांकि विपक्ष के नेता पर ही, लेकिन एक ऐसी टिप्पणी वो करते नजर आ रहे हैं जिसमें मर्यादाओं की सीमा लांघते महेंद्रजीत सिंह मालवीय नजर आते हैं। वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को पागल कहते नजर आ रहे हैं। सुनिए जरा। और फटकार दिया जो फटकार बहुत शानदार। मैंने भाषण में बोला डोटासरा जी पहले देखो भाई ने बात की है, तो पागल है वो तो। किसको हराने की बात की थी भाई बता। छटपटाहट का आलम यहीं तक नहीं है, छटपटाहट और भी है। बांसवाड़ा में जब यह कार्यक्रम हुआ तो संबोधित किया महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने। पास में मंत्री बाबूलाल खराड़े भी खड़े हुए थे। मन से महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने वो बात कह दी जो शायद अब तक अंदर दबाकर रखी थी। उन्होंने कह दिया कि देखिए अगर कांग्रेस में रहते हुए मुझे सद्बुद्धि आ गई होती तो कहीं ना कहीं आज मैं भी सरकार में मंत्री होता। यानी वो ये जानते हैं कि सत्ता की लोलुपता की जो पॉलिटिक्स इस दौर में चल पड़ी है, उसमें सत्ता हासिल करने का एक बड़ा मौका महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने गंवा दिया। अब चूंकि कांग्रेस में रहते हुए छवि महेंद्रजीत सिंह मालवीय की एक बड़े नेता के तौर पर थी। चलिए पहले वो बाइट सुनवाते हैं जब वो कह रहे हैं कि अगर
पहले सद्बुद्धि आ गई होती तो मंत्री होता। सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं। भगवान को नहीं माने कहां संभव है, और इसलिए मैंने कहा कि भाई आप मत मानो, महेंद्र मालवीय तो आपको बाय बाय करता है। विधानसभा में कुछ बातें हल्की फुल्की आई थी, लेकिन उस वक्त तो महेंद्र मालवीय को भी खुमारी थी, चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे अशोक गहलोत। अगर भगवान सद्बुद्धि दे देता खराबी थी, भगवान सद्बुद्धि दे देता तो मैं भी आपके साथ आज वर्तमान में सरकार में मंत्री होता। तो छटपटाहट का तो ये सिलसिला चल रहा है, लेकिन कांग्रेस में रहते हुए एक बड़े आदिवासी चेहरे के तौर पर जाने जाते थे इलाके में, बागड़ के इलाके में। लेकिन अब क्या अपनी राजनीतिक जमीन को इस कदर महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने खो दिया है कि वो आदिवासी वर्ग के मुद्दे ही उनकी पॉलिटिकल लिस्ट से बाहर हो गए हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए, महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो वक्तव्य लगातार दे रहे हैं अपने संबोधन में, अपने बयानों में, उसमें कहीं भी आदिवासी वर्ग की एक समस्या का जिक्र नहीं है। बांसवाड़ा में भी मन से उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अब इस देश को, राजस्थान को भगवा में कर देंगे, लेकिन कहीं से कहीं तक आदिवासी वर्ग के मुद्दों से किसी तरह का कोई कनेक्ट महेंद्रजीत सिंह मालवीय बनाते नजर नहीं आ रहे हैं। और वो उस वक्त जब प्रदेश में भारत आदिवासी पार्टी का प्रभाव उस इलाके में इतना बढ़ता दिख रहा है कि बीजेपी के सामने बीएपी एक बड़े चैलेंज के तौर पर खड़ी हो गई है और बीजेपी उसका तोड़ निकालने की कोशिश में लगी हुई थी। और शायद इसी कड़ी में महेंद्रजीत सिंह मालवीय को बीजेपी ने पार्टी ज्वाइन भी कराई, लेकिन बावजूद इसके न तो सियासी ताकत के टेस्ट को पास कर पाए महेंद्रजीत सिंह मालवीय, और न अब उन मुद्दों को कनेक्ट कर पा रहे हैं जिसके दम पर इतने सालों की राजनीति उनकी टिकी हुई नजर आ रही थी। तो क्या ये छटपटाहट और बौखलाहट यूं ही जारी रहेगी और महेंद्रजीत सिंह मालवीय लोकसभा चुनाव में भी इसी तरीके से बीजेपी से थोड़े दूर नजर आएंगे? पार्टी में तो आ गए हैं, लेकिन बड़े नेताओं से दूरी, क्योंकि हाल ही में उदयपुर का दौरा जब अमित शाह ने किया तो उस मंच पर महेंद्रजीत सिंह मालवीय भी मौजूद थे, लेकिन एक बार भी जिक्र, क्योंकि एक दिन बाद ही अमित शाह का यह दौरा था जब महेंद्र सिंह मालवीय ने पार्टी ज्वाइन करी, लेकिन अमित शाह ने एक बार भी अपने संबोधन में जिक्र नहीं किया। दूरी देखिए किस कदर, या बेरुखी देखिए किस तरह से अमित शाह ने बनाई कि उनके स्वागत का मौका भी महेंद्रजीत सिंह मालवीय को नहीं मिल पाया। जाते जाते अमित शाह ने हाथ जरूर मिलाया, लेकिन उस पूरी तस्वीर में अमित शाह, या यूं कहें कि बीजेपी पार्टी की बेरुखी महेंद्रजीत सिंह मालवीय से क्या थी, वो साफ झलकता दिखाई दिया। खैर, किरोड़ी लाल मीणा साहब जो भजनलाल सरकार में मंत्री हैं, उनके सुर थोड़े बदले बदले से नजर आ रहे हैं। आज एक दौसा के कार्यक्रम में वो पहुंचे थे जहां पर सीधे उनसे सवाल कर लिया एक रिपोर्टर ने। एक संवाददाता ने पूछा कि जब आप विपक्ष में थे और लोग अपने मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया करते थे, सड़कों पर उतरते थे, तो आज ऐसी ही स्थिति में जब आप सरकार में हैं तो खुद को रोक कर कैसे बैठे हैं? किरोड़ी लाल मीणा साहब जवाब देते हैं, थोड़ा हल्के अंदाज में ज़रूर जवाब देते हैं, लेकिन उनके अंदाज से साफ था कि कहीं ना कहीं वो मजबूरी ज़रूर है सरकार में रहते हुए कि आज वो उन प्रदर्शनकारियों का साथ नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि ये वही किरोड़ी लाल मीणा हैं जिनको लेकर पिछले 5 सालों में बतौर विपक्ष बीजेपी पर यह आरोप लगते रहे कि बीजेपी ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई थी। तब महज किरोड़ी लाल मीणा साहब के लिए कहा जाता था कि देखिए, विपक्ष का इकलौता एक ऐसा चेहरा जो पूरे विपक्ष की भूमिका निभाता नजर आता। आज वही प्रदर्शनकारियों से, उन लोगों से जो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं, उनसे आंखें चुराते नजर आते हैं। अपने आवास के बाहर से प्रदर्शनकारी महिलाओं को जबरदस्ती उठाए जाने पर भी बहाने बनाते नजर आते हैं। सुनिए जरा किरोड़ी लाल मीणा साहब की वो बाइट, जिसमें वो उनकी मजबूरी भी झलकती है और उनका बहाना भी साफ दिखाई देता है। मेरी बात सुनो, महिलाएं प्रायोजित रूप से वहाँ पे भेजी गई थी कांग्रेस वाले लोगों द्वारा,
और वो मेरे घर पे बैठी थी। मैंने संबंधित अधिकारी को डांटा उस पर कि लोकतंत्र में आंदोलन करना अधिकार है, महिलाओं को मेरे बिना विश्वास में लिए वहाँ से हटाया गया और मैंने उनके खिलाफ जो जिसने भी उठाया है मैंने पत्र लिख दिया है डीजीपी को कि ये मैं पसंद नहीं करता। कम से कम धंधा जो महिलाएं दे रही थी उनको जवाब मैं देता। मैं घर पर नहीं था, मैं टूर पे था और मेरे पीछे से इस ढंग से रात में उनको उठाना मैं इसको उचित नहीं मानता। मैंने इसको गंभीरता से लिया है। आप विपक्ष में रहे हैं, लोगों को देखकर आंदोलन करने की इच्छा होती है, आप अपने आप को कैसे रोक पा रहे होंगे? आप रोक रहा हूँ, रोक भी रहा हूँ और कर भी रहा हूँ। तो सुना आपने। अब जाहिर तौर पर यह बयान राजनीतिक मजबूरी थी या फिर किसी तरह का कोई डर, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सवाल यह है कि सुर तो बदलते नजर आ रहे हैं किरोड़ीलाल मीणा साहब के। चलिए कांग्रेस पर आते हैं। कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनावों के तैयारियों में जुट गई है और तैयारियों में आज देखिए दौसा में तमाम दिग्गज, चाहे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हो, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली या फिर प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, तमाम नेता जो हैं वो दौसा में इकट्ठा होते हैं और एक तरीके से चुनावी शंखनाद किया जाता है। कार्यकर्ताओं के अंदर जोश है और राम मंदिर के अंदर बैठे हुए हो। कसम है तुम सबको, अगर कांग्रेस से गद्दारी करी तो सबको कसम है, सब लोग एकजुट होंगे। ये नहीं है कि मेरी पसंद का प्रत्याशी है तो मैं कांग्रेसी हूं और मेरी पसंद का प्रत्याशी नहीं है तो मैं कांग्रेसी नहीं हूं। ये नहीं होना चाहिए। जब मैं टिकट मांग रहा हूं उस समय जैसी कांग्रेस हमें नजर आती है वैसी कांग्रेस किसी को भी टिकट मिले तब हमें नजर आनी चाहिए। वही सच्चा कांग्रेसी है। यही बात कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। धन्यवाद। पार्टी को सियासी ऑक्सीजन देने के लिए कार्यकर्ताओं से रूबरू तमाम दिग्गज होते नजर आते हैं। मन से बताया जाता है कि इस बार लोकसभा चुनाव लड़ना कैसे है। कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश होती है, लेकिन उस कोशिश के भीतर नजर क्या आता है। प्रभारी रंधावा कहते हैं डिसिप्लिन की बात, और डिसिप्लिन की बात दौसा इलाके में कहना और इसके असर से क्या रंधावा साहब अनजान थे या उस संवेदनशीलता को नहीं समझ पा रहे या फिर किसी के इशारे पर इस तरह की बात कह रहे हैं। ये कई सवाल हैं। चूंकि सचिन पायलट का राजनीतिक कद तो लगातार बढ़ रहा है, उन्हीं के इलाके में उन पर अप्रत्यक्ष तौर पर अनुशासन को लेकर जो ये हमला पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, ये यूं कहें कि रंधावा साहब की तरफ से किया जा रहा है, तो क्या एक बार फिर से पार्टी की अंदरूनी कला खुलकर या पार्टी के भीतर नेताओं के बीच जो मतभेद हैं, क्या वो मतभेद पूरी तरह से सतह पर नजर आ रहे हैं? और क्या इसी मतभेद की वजह से जो विधानसभा चुनाव में नतीजों पर असर पड़ा, उसी तरह का असर लोकसभा चुनाव में भी पड़ेगा क्या? और फिर इसका जिम्मेदार होगा तो आखिर होगा कौन? मतभेद का एक एग्जाम्पल इसी मंच से एक और दिखा जब टीकाराम जूली ने बगावती नेताओं और पार्टी छोड़ने वाली नेताओं को आधार बनाकर वहां मौजूद जनता और कार्यकर्ताओं से कहा कि देखिए, आप लोग पार्टी के साथ वफादार रहिएगा। तो किसी ने दर्शक दीर्घा में से खड़े होकर कह दिया कि साहब देखिए, वह आपका अंदरूनी मामला था, हमारी कोई गलती नहीं थी। जाहिर तौर पर कांग्रेस का कार्यकर्ता, पंक्ति में आखिरी खड़ा कार्यकर्ता भी ये बात जान रहा है कि कांग्रेस के भीतर आपसी टूट किस कदर है कि चुनावी हार के बावजूद भी उस दलदल से कांग्रेस पार्टी बाहर नहीं आ पा रही। अब मतभेद को लेकर जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, डिसिप्लिन के नाम पर जिस तरीके से आपसी मतभेद को फिर से सतह पर लाने की कोशिश हो रही है, इसके पीछे कोई खास वजह है या फिर किसी खास शख्स का निर्देश है, ये अलग सवाल है। लेकिन पार्टी इस पर कंट्रोल कैसे कर पाएगी? इसी सवाल के साथ आज इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें,
जानकारी पसंद आई हो तो आप इस मामले पर क्या कुछ कहना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय भी आप कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। TV9 राजस्थान। नमस्कार।